हेलो दोस्तों, मैं दीपक आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल डीवाईसी क्लासेस पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लास्ट ईयर के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि आगामी एग्जाम में जैसे कि आरआरबी, एनटीपीसी, डीआरडीओ हो गया, सीएचएसएल हो गया एंड एनटीपीसी एंड जो भी एनसीएल के वैकेंसीज हैं, पुलिस के जो वैकेंसीज हैं उनमें आने की पूर्णतः संभावना है। इसलिए कि फ्रेंड्स यह क्वेश्चन लास्ट ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ये फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 1 है, शोषण मापक यंत्र कहलाता है। तो दोस्तों, जैसे कि जिस यंत्र से हम शोषण को मापते हैं, शोषण की दर को, उसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि रेस्पिरोमीटर। आपको यदि फ्रेंड जिसका आंसर पता हो तो आप उसका कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहें, जिससे कि आपको पता चल पाएगा कि आप 20 में से कितने आंसर सही कर पा रहे हैं। रेस्पिरोमीटर है, इसका उपयोग शोषण मापक यंत्र में किया जाता है। वहीं फ्रेंड्स यदि ऑप्शन नंबर ए की बात करें यानी कि पोटोमीटर, तो पोटोमीटर का किस में यूज करते हैं फ्रेंड्स? तो याद रखना है आपको कि जो पौधों में जो जलवाष्प होता है उसकी मात्रा जो अवशोषित की जाती है पौधों द्वारा, उसकी दर को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। एंड जो ऑक्जेनोमीटर है, इसका उपयोग हम पौधों में वृद्धि की गति को मापने के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण होता है। तो आपने बताना है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस में होता है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है सी यानी कि क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट को दोस्तों हिंदी में कहते हैं हरित लवक। और जैसा कि आप लोग को पता होगा कि इसका काम क्या है कि जैसे कि जो प्रकाश संश्लेषण होता है उसमें जो प्रकाशीय ऊर्जा होती है उसको रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने का काम जो होता है वो क्लोरोप्लास्ट का होता है पौधों में। याद रखना है फ्रेंड्स आपको इस क्वेश्चन से इतना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्लोरोफिल में कौन सा पोर्फिरिन होता है? तो देखिए फ्रेंड्स, पोर्फिरिन जो है ये क्या होता है, सबसे पहले आप इसको समझिए। यह हेट्रोसाइक्लिक मैक्रोसिकल कार्बनिक यौगिकों का एक समूह होता है दोस्तों। किसका? हेट्रोसाइक्लिक मैक्रोसिकल कार्बनिक यौगिकों का क्या होता है? एक समूह होता है। और इसका जो है क्लोरोफिल में पौधों में उपयोग होता है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर ए यानी कि मैग्नीशियम होता है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाष्पोत्सर्जन मापी यंत्र है, यानी कि ऐसा यंत्र बताइए जो कि वाष्पोत्सर्जन की दर को मापता हो। तो अभी ही हमने बता चुका है पिछले क्वेश्चन में, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी यानी कि पोटोमीटर। पोटोमीटर दोस्तों क्या करता है? यह वाष्पोत्सर्जन की दर को मापने का काम करता है। यहीं यदि बात की जाए हाइग्रोमीटर, तो हाइग्रोमीटर क्या करता है? तो यह वायु में जो आर्द्रता होती है, वायुमंडल की जो आर्द्रता होती है उसे मापने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धान का खैरा रोग या लघु पतन रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है? जैसे कि आपको अभी दिख रहा होगा स्क्रीन पर, इस तरीके से धान का खैरा रोग जब हो जाता है धान में तो इस तरीके दिखने लगता है। तो यह किसके कारण से होता है फ्रेंड्स? तो यह जस्ता यानी कि जिंक की कमी से होता है। यहाँ बात कर लेते हैं जिंक की, तो जिंक को जेडियन से शो करते हैं एंड इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 30 होता है। और दोस्तों याद रखिएगा, जो गैल्वेनाइजेशन होता है यानी कि जिसे हिंदी में गैल्वेनीकरण कहते हैं, उसमें हम जिंक का उपयोग करते हैं, जिंक की परत चढ़ाया जाता है। ओके दोस्तों, और जो खैरा रोग है यह क्या होता है? तो इसको याद रखना है आपको कि खैरा रोग में जैसा कि आपको दिख रहा है, जो धान है उसकी पत्तियां हल्की थोड़ा सा शुरू में पीली हो जाती हैं। देन उसके बाद जब आप देखेंगे तो ये बौना रह जाता है और धीरे धीरे इसका जो कलर है जो पौधे के पत्तियों का, तो वह कैसा हो जाएगा? तो धीरे धीरे हल्के कत्थे कलर का हो जाता है। पौधों की वृद्धि के लिए कितने आवश्यक तत्वों की ज़रूरत होती है? तो पौधों की वृद्धि के लिए 16 आवश्यक तत्वों की ज़रूरत होती है। अब दोस्तों जो 16 तत्व हैं इनमें से जो इम्पोर्टेंट हैं वो है CHO यानी कि जिसे कहते हैं कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब देखिए दोस्तों, 16 में से 3 माइनस कर दिए तो हमारे पास बचे कितने? 13 बचे। अब 3 तो हो गए मेन वाले जो कि बिल्कुल ही नेसेसरी होते हैं। अब जो 13 हैं उनको भी अब 2 भागों में बांटा गया, जैसे कि एक 6 होते हैं एंड दूसरा 7, मतलब कि यहाँ पर 6 तत्व आएंगे। जैसे कि एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जैसे जो मेन है पोटेशियम हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये सब आ जाते हैं 6 में। एंड जो थोड़ा सा कम आवश्यक हैं पौधों के लिए, जैसे कि जो 6वें नंबर 6 जो तत्व होंगे इन्हें हम नाम देते हैं मैक्रो न्यूट्रिशंस। और जो बाकी इधर जो 7 हैं इन्हें हम कहते हैं माइक्रो यानी कि सूक्ष्म। जो सूक्ष्म रूप से आवश्यक होते हैं पौधों के लिए वे 7 होते हैं, और जो थोड़ा सा अधिक उससे आवश्यक होते हैं उनको मैक्रो बोला जाता है। एंड जो 3 हैं वो मुख्य घटक होते हैं जो कि CHO के रूप में होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो इस क्वेश्चन से इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे में जल का परासरण होता है। तो आपने बताना है कि जो पौधे होते हैं, वृक्ष होते हैं, उनमें जल का परासरण मतलब कि जो जल होता है वो पौधों में किस रूप में
पौधों के विभिन्न भागों में पहुंचाया जाता है। इस क्वेश्चन का मतलब ये है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि जाइलम। जाइलम क्या करता है दोस्तों, जैसा कि आपको दिख रहा होगा पौधा, इसमें जो जल होता है उसे विभिन्न भागों में पहुंचाने का काम करता है पौधे के। यहीं यदि बात की जाए फ्लोएम की, तो फ्लोएम क्या करता है, पौधे में खनिज लवण, जैसे कि जो भी पौधों के लिए महत्वपूर्ण पोषक तत्व होते हैं, खनिज लवण होते हैं, उन्हें आदान प्रदान करने के लिए पौधों में के विभिन्न भागों में पहुंचाने के लिए फ्लोएम का उपयोग करते हैं। और ये दोनों क्या है फ्रेंड्स, पौधों के उत्तक हैं, याद रखिएगा, पौधों के क्या हैं, टिश्यू हैं। ओके दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्ती के लाल, नारंगी और पीला रंग के कारण होते हैं। मतलब जैसे कि आपने देखा होगा वृक्ष जो होते हैं उनमें पत्ती किसी के जैसे हरे होते हैं, देखा होगा ग्रीन, किसी के लाल होते हैं, रेड होते हैं, और किसी के तो येलो होते हैं, पीले कलर के। तो ये सब किस कारण से होता है दोस्तों, तो इसका जो सीधा सा कारण है वो पौधों में जो एंजाइम होता है कैरोटीनाइड, इसके कारण से होता है। और वहीं यदि जो हम जीवधारी हैं मतलब मनुष्य हैं, उनमें जो किसी को देखे होंगे कोई गोरा होते हैं, कोई हल्का सा काले होते हैं, तो यह किस कारण से होता है, तो यह मेलानिन के कारण होता है। याद रखिएगा, मेलानिन। क्वेश्चन है, विटामिन B3 की कमी से होने वाला रोग है। तो आपने बताना है कि विटामिन B3 की कमी से कौन सा रोग होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, यानी कि जो विटामिन B3 की कमी से होता है वह होता है बर्निंग फीट सिंड्रोम। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, जो हमारे पैर होते हैं उसके जो तलवे होते हैं, जैसा कि जो नीचे का होता है पैर के, उसमें क्या होता है, बहुत जलन टाइप का होता है। तो इसी को नाम दिया गया है बर्निंग फीट सिंड्रोम। और यह किसकी कमी से होता है, तो विटामिन B3 की कमी से होता है। यदि बात की जाए कि विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है, तो याद रखिएगा विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या होता है, नियासिन। वहीं यदि इसकी रासायनिक फार्मूला की बात की जाए, रासायनिक सूत्र की, तो यह होता है C6H5NO2। इतना आपको याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, रेडियो कार्बन डेटिंग की उम्र ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो आपको बताना है कि रेडियो कार्बन डेटिंग, सबसे पहले तो आपको ये समझना है फ्रेंड्स कि रेडियो कार्बन डेटिंग होता क्या है। जैसे कि आपको पता होगा कि बहुत वर्षों पहले जो भी मलबे थे वे दब जाते हैं, व्यक्ति होता है, जीव होता है कोई भी, तो वे दब जाते हैं। तो उनका पता लगाने के लिए कि वे कितने वर्ष पुराने हैं, उनकी उम्र का पता लगाने के लिए हम कार्बन डेटिंग का प्रयोग करते हैं, C14 का उपयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जीवाश्म। जीवाश्मों का पता लगाने के लिए कार्बन डेटिंग का प्रयोग किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्यूरी किसकी इकाई का नाम है। आपको बताना है कि जो क्यूरी होती है वह किसकी इकाई है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रेडियो एक्टिव धर्मिता की। अब दोस्तों रेडियो एक्टिव धर्मिता की बात की जाए तो इसकी खोज 1896 में फ्रांस के वैज्ञानिक सर एंटोनी हेनरी बेक्रेल द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विकसित बीज रहित पौधा किसको कहते हैं। तो आपको बताना है कि वह कौन सा पौधा है जिसका मतलब विकास पूर्णतः हो गया होता है, लेकिन उसमें जो बीज होते हैं वे नहीं होते हैं, और बीज के साथ ही दोस्तों उसमें जो फूल जो होता है फ्रेंड्स वो भी नहीं होता है। तो यह ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका ए, यानी कि टेरिडोफाइट। अब दोस्तों आपको समझना है कि टेरिडोफाइट होता क्या है। तो देखिए दोस्तों, टेरिडोफाइट आते हैं, जैसा कि आप लोग पढ़े होंगे पादप जगत। तो पादप जगत में दो प्रकार से होते हैं, एक होता है अपुष्पोद्भिद, यानी कि जिसमें जो पुष्प होते हैं वो नहीं होते हैं, और जो एक होता है पुष्पोद्भिद, यानी कि इसमें पुष्प पाए जाते हैं। तो जो अपुष्पोद्भिद होता है, जैसे कि हम लिख लेते हैं अपुष्पोद्भिद होता है, उसमें फ्रेंड्स 3 टाइप बनते हैं। एक होता है थैलोफाइटा, एक होता है ब्रायोफाइटा, एंड एक होता है फ्रेंड्स टेरिडोफाइटा। तो यह इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा जो पौधे होते हैं यह कहाँ उगते हैं दोस्तों, तो यह ठंडे स्थानों पर, जहाँ पर मतलब दोस्तों की जो छाया होता है, छायादार स्थानों पर टेरिडोफाइटा टाइप के वृक्ष उगते हैं, और इनमें किसी भी प्रकार का बीज नहीं होता है और ना ही फूल होता है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतना याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष कार्यक्रमों में ऑक्सीजन की आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले एक कोशिकीय शैवाल का नाम है। तो आपको बताना है कि जो अंतरिक्ष कार्यक्रमों में देखे होंगे जो व्यक्ति इतने दिनों तक कैसे रह लेते हैं दोस्तों, तो वे अपने साथ क्लोरेला, यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है, गलती से टाइपिंग मिस्टेक हो गया दोस्तों, तो क्लोरेला का उपयोग किया जाता है। अब क्लोरेला क्या होता है दोस्तों, जैसे कि अभी हमने जस्ट बताया कि जो अपुष्पोद्भिद होता है उसमें 3 टाइप बनता है, जैसे कि एक थैलोफाइटा था, दूसरा था ब्रायोफाइटा, तीसरा था टेरिडोफाइटा। तो जो थैलोफाइटा है इसी के अंतर्गत शैवाल जो होते हैं वे क्लोरेला नाम का एक शैवाल होता है जिसका उपयोग अंतरिक्ष यात्री
अपने साथ ले जा करके वहाँ पर उसे भोज्य पदार्थ के रूप में इसका उपयोग करते हैं। और यह दोस्तों याद रखिएगा क्या है, शैवाल है। अब बात करते हैं शैवाल से क्या क्वेश्चन आता है। तो शैवाल से सबसे अधिक पूछा जाने वाला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि शैवाल के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो याद रखना है आपको, फाइकोलॉजी बोलते हैं, फाइकोलॉजी बोलते हैं शैवाल को अध्ययन को। और वहीं बात की जाए कि कवक के अध्ययन को क्या बोलते हैं, तो याद रखना है आपको माइकोलॉजी, माइकोलॉजी बोलते हैं कवक के अध्ययन को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा होती है। तो दोस्तों भारत में सर्वोत्तम चाय ऑप्शन नंबर सी यानी कि दार्जिलिंग में पैदा होती है, वहाँ पर सबसे अधिक मात्रा में उगाई जाती है। अब दार्जिलिंग है कहाँ दोस्तों, तो वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग पड़ता है। अभी यदि बात की जाए कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कौन है, तो ममता बनर्जी जी हैं। यही दोस्तों बात की जाए कि दार्जिलिंग किस लिए फेमस है, तो जो जीआई टैग आप जानते होंगे, जियोग्राफिकल इंडिकेशन जो होता है जीआई टैग, वह सबसे पहले दार्जिलिंग की टी को ही दिया गया था की ओर। अगला क्वेश्चन है, उत्पादन की दृष्टि से भारत की प्रमुख खाद्य फसल क्या है। तो आपको बताना है कि जो भारत में सबसे अधिक मात्रा में खाद्य फसल उगाया जाता है वह कौन सा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि चावल। चावल जो है यह भारत में उत्पादन की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण खाद्य पदार्थ है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है। तो दोस्तों जो हरित क्रांति है वह क्या होता है, सबसे पहले आपको हरित क्रांति को समझना पड़ेगा। तो जैसे कि आप लोग देखे होंगे, जैसे कि जो सीजनली होते हैं, जैसे कि धान हो गया, गेहूं हो गया, इन सभी जो हरे भरे जो पौधे होते हैं उनको बढ़ावा देने के लिए हरित क्रांति का प्रारंभ किया गया था। तो हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है, तो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। वहीं यदि बात की जाए दुग्ध क्रांति यानी कि जो गाय हो गए, भैंस हो गए, उनसे जो दूध होता है तो उसको बढ़ावा देने के लिए उस क्रांति के दुग्ध क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, तो आपको जान लेना चाहिए डॉक्टर वर्गीस कुरियन जी को जाना जाता है दुग्ध क्रांति के जनक के रूप में। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन से बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न रेडियो तत्वों में से किसका उपयोग मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति के मापन में किया जाता है। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा कि हमारे शरीर में जो ब्लड होता है वह सर्कुलेट होता रहता है। तो उस सर्कुलेट की जो रेट होती है, दर होती है, उसको ज्ञात करने के लिए हम यूज करते हैं रेडियो फास्फोरस का। किसका उपयोग करते हैं दोस्तों, रेडियो फास्फोरस का यूज किया जाता है। इस क्वेश्चन से यह याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। केसर की सबसे अधिक मात्रा उत्पन्न होती है। तो आपको बताना है जो केसर होता है, जैसे कि आप लोग देखे होंगे ये केसर लाल लाल कलर का होता है, पान में भी आप देखे होंगे उपयोग किया जाता है। तो इसका सबसे अधिक मात्रा में उत्पादन कहाँ पर होता है, तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर में इसका सबसे अधिक उत्पादन किया जाता है दोस्तों। और जो यदि बात की जाए यहाँ पर कश्मीर से, तो कश्मीर से स्टैटिक पॉइंट आता है दोस्तों कि भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है, तो याद रखना है आपको कश्मीर को बोला जाता है। वहीं यदि केरल की बात की जाए तो केरल में जो कोच्चि है उसे पूर्व का वेनिस कहा जाता है। और केरल से ही आपको दोस्तों याद रखना है मसालों का बगीचा किस स्टेट को कहा जाता है, तो केरल राज्य को बोला जाता है। यहीं यदि गोवा की बात की जाए तो दोस्तों जो गोवा होता है, जैसे कि आप इंडिया का मैप बनाएंगे तो यहाँ पर जो गोवा हो गया और जो महाराष्ट्र हो गया, इसके तट को बोला जाता है कोंकण तट। यह क्वेश्चन सर्वाधिक बार पूछा गया है, इसलिए इस क्वेश्चन को हमने यहाँ पर ऐड कर रहे हैं। तो गोवा और महाराष्ट्र के तट को बोलते हैं कोंकण तट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सब्जी शोध संस्थान स्थित है। तो आपको बताना है कि जो सब्जियों पर शोध संस्थान है वह कहाँ पर स्थित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि वाराणसी में। दोस्तों वाराणसी में सब्जियों का शोध संस्थान स्थित है और वाराणसी में ही सारनाथ स्थित है। और जो वाराणसी है वह किस नदी किनारे स्थित है, तो आपको याद रखना है गंगा नदी किनारे स्थित है। यहीं जो लखनऊ है यह किस नदी किनारे स्थित है, तो आपको याद रखना है गोमती नदी किनारे स्थित है। और दोस्तों यहाँ पर जो मैसूर है यह किस लिए प्रसिद्ध है, तो भारतीय भाषाओं का जो अनुसंधान केंद्र है। क्या दोस्तों, भारतीय भाषाओं का अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, तो मैसूर में स्थित है। और जो बेंगलुरु है, बेंगलुरु को तो फ्रेंड्स बहुत ही फेमस है, जानते होंगे, इसे साइंस सिटी भी बोला जाता है। इसी के साथ ही इसे गोल्डन सिटी ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। गोल्डन सिटी ऑफ इंडिया भी बेंगलुरु को बोला जाता है। एक वयस्क मानव में कान की अस्थिकाओं के रूप में कितनी अस्थियां होती हैं। तो आपको पता होगा दोस्तों कि मनुष्य में 2 कान होते हैं। तो एक कान में होते हैं 3 अस्थि और दूसरे कान में भी होते हैं 3 अस्थि।
तो दोनों को यदि ऐड कर दिया जाए तो हो जाते हैं 6 अस्थियाँ। अब इन 6 अस्थियों में से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन यह आता है दोस्तों कि मानव शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी है वह कहाँ पाई जाती है। तो सबसे पहले तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ईयर में, यानी कि कान में पाई जाती है। अब दूसरा जो क्वेश्चन बनता है कि उस हड्डी का नाम क्या है दोस्तों, तो उस हड्डी का नाम होता है स्टेपिज। क्या याद होता है फ्रेंड्स, क्या नाम होता है? स्टेपिज नाम होता है। और एक क्वेश्चन और बनता है दोस्तों कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कहाँ पाई जाती है और उसका नाम क्या है। तो कहाँ पाई जाती है, इसका सही उत्तर हो जाएगा पैर के जो होता है जांघ जो होता है वहाँ पाई जाती है। और कौन सी हड्डी है, तो उसे फीमर बोला जाता है। इस क्वेश्चन से इतना आपको याद रखना है दोस्तों। आज के लिए आपके लिए क्वेश्चन ऑफ द डे है कि नवजात शिशु में कितनी हड्डियाँ उपस्थित होती हैं। इसका सही उत्तर दीजिए दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में। एंड यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिए। और यदि आपको यह वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो आप जरूर से लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और एक बात और दोस्तों, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल से ऐड हो सकते हैं। एंड यहाँ पर आपको सारे PDF दिए जाते हैं और यहाँ पर फ्रेंड्स क्यूज कराए जाते हैं, जिससे कि आपके जो GK GS है वह स्ट्रॉन्ग होता है दोस्तों क्यूज देने से। तो आप जरूर से ज्वाइन करिए टेलीग्राम चैनल। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।